सो डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे अपने रीड के प्रीवियस शीट पेपर के बारे में। 6 to 8 का है, लेवल सेकेंड का है, 23/7/2022 को हुआ था। और आज हम CDP यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन पेडागोजी में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि विकास का कौन सा आयाम नॉम चॉम्स्की के सिद्धांतों से प्रभावित हुआ है। विच डायमेंशन ऑफ डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द थ्योरीज ऑफ नॉम चॉम्स्की। ऑप्शन ए है लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा विकास। ऑप्शन बी है मोरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास। ऑप्शन सी है इमोशनल डेवलपमेंट, संवेगात्मक विकास। ऑप्शन डी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास। आप लोग कहते हैं कि मैम हमें टाइम दिया कीजिए क्वेश्चन का आंसर लगाने के लिए, तो हम आपको 5 सेकेंड का टाइम देते हैं। जल्दी बताइए कौन सा आपका आंसर सही है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। आई होप आपने लगा दिया होगा। तो हमारा सही आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए लैंग्वेज डेवलपमेंट यानी कि भाषा विकास। ठीक है, विकास का कौन सा आयाम नॉम चॉम्स्की के सिद्धांतों से प्रभावित है। तो भाषा विकास है कि नॉम चॉम्स्की के जो सिद्धांत है उनसे प्रभावित है। हमारी एक्सप्लेनेशन से कि विकास का जो भाषा विकास है ये नॉम चॉम्स्की के सिद्धांत हैं उनसे प्रभावित है। नॉम चॉम्स्की एक भाषाविद थे और भाषा विकास के विशेषज्ञ भी थे। उन्होंने भाषा के विकास में कई सिद्धांत दिए। उनके अनुसार भाषा सीखने की क्षमता जो होती है वो जन्मजात होती है और इसे ही हम भाषा अर्जन उपकरण LAD लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहते हैं। ये एक काल्पनिक उपकरण है जो कि बच्चों के मस्तिष्क में होता है और भाषा को सीखने में मदद करता है। 2 चीज़ें याद रखना, भाषा का जो विकास है वो किसने दिया है, नॉम चॉम्स्की ने दिया है। इन्होंने भाषा अर्जन उपकरण यानी कि LAD लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के बारे में बात की है। क्वेश्चन आता है कि LAD की बात किसने की है, तो वो की है नॉम चॉम्स्की ने। इनके अनुसार भाषा कैसी होती है, जन्मजात। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वभाव में व्यक्तिगत विभिन्नताएं आधारभूत रूप से डेस होती हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन टेम्परामेंट आर बेसिकली डेस। ऑप्शन ए है अधिगामित लर्नड। ऑप्शन बी है जन्मजात इनेट। ऑप्शन सी है एक्वायर्ड अधिग्रहित। ऑप्शन डी है कल्चरल सांस्कृतिक। तो बताइए कौन सा आंसर है। तो हमारा सही आंसर इसमें हो जाएगा टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5। नाउ योर आंसर इज राइट। ऑप्शन बी इनेट यानी कि जन्मजात। स्वभाव में व्यक्तिगत विभिन्नताएं आधारभूत रूप से कैसी होती हैं, जन्मजात होती हैं। हमारी एक्सप्लेनेशन से कि स्वभाव में व्यक्तिगत विभिन्नताएं आधारभूत रूप से कैसी होती हैं, जन्मजात। स्वभाव में व्यक्तिगत विभिन्नताएं विशेष रूप से महसूस करने या कार्य करने की सामान्य प्रवृत्ति को कहते हैं। विभिन्न वंशानुगत और पर्यावरण जुड़े कारकों होती हैं। जैसे कि व्यक्तिगत विभिन्नताएं क्या होती हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं यह दर्शाती हैं कि व्यक्ति एक दूसरे से कैसे भिन्न होता है। मतलब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कैसे भिन्न है, ये कौन दर्शाएंगे, व्यक्तिगत विभिन्नताएं। अलग अलग लोगों की अलग अलग रुचि होती है, व्यक्ति अलग अलग होते हैं तो स्वाभाविक सी बात है उनके इंटरेस्ट भी अलग अलग होंगे और उनका व्यवहार इन रुचियों, उनकी पसंदों, मूल्यों, विश्वासों, इन सबसे इफेक्ट करता है। ठीक है, किससे प्रभावित होता है, इन रुचियों से, पसंदों से, मूल्यों से, विश्वासों से, इनसे प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने व्यक्तित्व के किसी भी सिद्धांत को प्रतिपादित नहीं किया है। हु हैज़ नॉट बीन प्रोपाउंडेड एनी थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। ऑप्शन ए है BF स्किनर। ऑप्शन बी है सिगमंड फ्रायड। ऑप्शन सी है गॉर्डन आलपोर्ट। ऑप्शन डी है रेमंड वी कैटल। इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन। तो हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5 एंड नाउ योर आंसर इज राइट, BF स्किनर। ठीक है, किसने व्यक्तित्व के किसी भी सिद्धांत को प्रतिपादित नहीं किया, तो BF स्किनर थे। इन्होंने व्यक्तित्व का कोई भी सिद्धांत प्रतिपादित नहीं किया था। सिगमंड फ्रायड ने भी किया था, गॉर्डन आलपोर्ट ने भी किया था, रेमंड वी कैटल ने भी किया था। हमारे एक्सप्लेनेशन से कि BF स्किनर ने व्यक्तित्व के किसी भी सिद्धांत को प्रतिपादित नहीं किया है। इन्होंने क्रिया प्रसूत अनुबंधन को अधिगम की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया। इन्होंने किसको किया था, क्रिया प्रसूत अनुबंधन।
ऑपरेटिव कंडीशनिंग पर उनके प्रयोग ने उन्हें दुनिया भर में प्रसिद्धि दिलाई थी और स्किनर के अनुसार व्यवहार दो प्रकार के होते थे। एक था प्रतिवादी व्यवहार, दूसरा था क्रियात्मक व्यवहार। हमें कौन सी बातें याद रखनी है कि वी.एफ. स्किनर ने व्यक्तित्व का कोई सिद्धांत नहीं दिया, उन्होंने क्रिया प्रसूत का सिद्धांत किया था। ऑपरेटिव कंडीशनिंग था, उन्होंने दो प्रकार के व्यवहार बताए थे, प्रतिवादी और क्रियात्मक। नेक्स्ट है कि हेनरी ए मूरे तथा क्रिस्टियाना डी मॉर्गन द्वारा कौन सा परीक्षण निर्मित किया गया? विच टेस्ट वाज क्रिएटेड बाय हेनरी ए मूरे एंड क्रिस्टियाना डी मॉर्गन? ऑप्शन ए है वाक्य पूर्ति परीक्षण, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। ऑप्शन बी है 16 व्यक्तित्व आयाम, 16 पर्सनैलिटी फैक्टर्स। ऑप्शन सी है कथानक संप्रेषण परीक्षण, थेमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट। और ऑप्शन डी है चित्रकुंठा परीक्षण, पिक्चर फ्रस्ट्रेशन टेस्ट। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5। सही आंसर हमारा है ऑप्शन सी। ठीक है, कथानक संप्रेषण परीक्षण, थीमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट, TAT। तो TAT मतलब थीमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट, कथानक संप्रेषण परीक्षण किसने किया था? हेनरी ए मूरे, क्रिस्टियाना डी मॉर्गन के द्वारा। ठीक है, हमारे एक्सप्लेनेशंस भी है कि हेनरी ए मूरे और क्रिस्टियाना डी मॉर्गन ने कथानक प्रत्याक्षण परीक्षण विकसित किया था। ये होता क्या है? ये एक प्रक्षेपी तकनीक होती है जिसका उपयोग किसी व्यक्ति के अचेतन स्वयं की जांच करने के लिए हम करते हैं। ये कथानक संप्रेषण परीक्षण किसी भी व्यक्ति के वास्तविक व्यक्तित्व में भावनात्मक नियंत्रण की उनकी क्षमता और रोजमर्रा सामने आने वाले पहलुओं के प्रति उनका दृष्टिकोण, धन, शक्ति, लिंग भूमिकाएं, नस्ली और जो धार्मिक दृष्टिकोण, अंतरंगता आदि है उसको क्या करता है? उजागर करता है। नेक्स्ट हमारा है कि एक बालक की वृद्धि के कौन सा कारक संबंधित नहीं है? विच फैक्टर इज नॉट रिलेटेड टू ग्रोथ ऑफ अ चाइल्ड? ऑप्शन ए है न्यूट्रिशन पोषण, ऑप्शन बी है हेल्थ स्वास्थ्य, ऑप्शन सी है स्लीप निद्रा, ऑप्शन डी है डोमिसाइल अधिवास। तो बताइए इसमें से कौन सा बालक की वृद्धि से संबंधित नहीं है? बहुत इजी है, हमें बस ध्यान रखना है कि बालक की वृद्धि से कौन सा जो कारक है वो नहीं संबंधित है, नहीं। तो हमारा सही आंसर है, पहले हम आपको थोड़ा टाइम देंगे जैसे आप मांगते हैं। तो टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, जल्दी से जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में। टिक टिक 4, टिक टिक 5। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डोमिसाइल अधिवास। अगर जिसने भी डी नहीं लगाया है जल्दी से अपने एक थप्पड़ मारिए, ठीक है, क्योंकि आपने गलत किया है इतना इजी आंसर। और जिसने अच्छे से बताया है कि ऑप्शन डी ही सही था वो अपने आप को शाबाशी दीजिए। क्योंकि एक बालक की जो वृद्धि होती है उससे कौन सा कारक नहीं संबंधित है? तो अधिवास संबंधित नहीं है, क्योंकि जो बालक की वृद्धि होती है वो पोषण से भी होती है, पोषण से प्रभावित होती है। अगर उसे अच्छे से पोषण ना मिले तो वो कुपोषण का शिकार हो जाता है और उसकी वृद्धि सही से नहीं हो पाती। निद्रा भी प्रभावित होती है, अगर एक व्यक्ति एक छोटा सा बच्चा अच्छे से सो नहीं पाएगा तो वो अपनी पढ़ाई पर कैसे ध्यान देगा? तो वो भी प्रभावित होती है, उसकी वृद्धि भी बिल्कुल प्रभावित होती ही है। सेकेंड, हेल्थ भी उसकी बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। लेकिन अधिवास इससे बालक की वृद्धि सम्मिलित नहीं होती है। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा सही है। हमारे एक्सप्लेनेशंस भी है कि एक बालक की वृद्धि संबंधित कारकों में अधिवास से संबंधित नहीं है, क्योंकि अधिवास व्यक्ति का क्या होता है? निवास स्थान, मतलब व्यक्ति जहाँ निवास करता है वो होता है उसका अधिवास। ये राज्य, क्षेत्र, गांव और निवास के विशेष स्थान को करता है संदर्भित। ये बच्चों के विकास को इफेक्ट नहीं करता। वृद्धि क्या होती है? वृद्धि से तात्पर्य उसके आकार में मात्रात्मक परिवर्तन से होता है, जैसे बच्चे की ऊंचाई, उसका वजन, उसका आकार, उसके आंतरिक अंगों आदि में शारीरिक परिवर्तन कैसे होते हैं शामिल। एक बालक का विकास कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे कि उसका पोषण, उसका स्वास्थ्य, उसकी निद्रा, उसका पर्यावरण, उसका व्यायाम, सामाजिक आर्थिक स्थिति और उसकी भावनाएं। सारी याद रखना इम्पोर्टेंट है कि एक बालक का विकास कितने कारकों पर निर्भर करता है? कई सारे, जैसे कि उसका पोषण, उसका स्वास्थ्य, उसकी निद्रा, पर्यावरण एनवायरनमेंट, व्यायाम, सामाजिक, उसकी आर्थिक स्थिति और भावनाएं। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि
कौन सा परीक्षण जो है वो बुद्धिमत्ता का सांस्कृतिक मुक्त अवाचिक परीक्षण है? विच टेस्ट इज कल्चर फ्री नॉन वर्बल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस? ऑप्शन ए है बुद्धिमत्ता का समूह परीक्षण, ग्रुप टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस। ऑप्शन बी है वेस्टर वयस्क बुद्धिमत्ता मापनी, बेस्टर अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल। ऑप्शन सी है भाटिया बैटरी और ऑप्शन डी है हमारा स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस। तो सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5। ऑप्शन डी स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस। ठीक है, कौन सा परीक्षण बुद्धिमत्ता का सांस्कृतिक मुक्तावाचिक परीक्षण है? तो स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस है। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस एक संस्कृति मुक्त अवाचिक बुद्धि परीक्षण है। जॉन सी रेवन ने 1940 के दशक द्वारा विकसित मानक प्रगतिशील मैट्रिक्स एसपीएम परीक्षण आमूरत तर्क और समस्या समाधान क्षमताओं को मापने के लिए डिजाइन किया गया एक व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला गैर मौखिक बुद्धि परीक्षण है। इसे रेवन के प्रगतिशील मैट्रिक्स आरपीएम के रूप में भी हम जानते हैं। एसपीएम तरल बुद्धि का एक माप है जो कि आमूरत रूप से सोचने के लिए, समस्याओं को हल करने के लिए और नई स्थितियों के अनुकूल होने की क्षमता है। ये क्रिस्टलीकृत बुद्धि का मान नहीं है जो ज्ञान और कौशल का संचय है। ठीक है, नेक्स्ट है कि विच इंटेलिजेंस इज नॉट इंक्लूडेड इन गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारा, चाहे रीट का हो राजस्थान एग्जामिनेशन ऑफ एलिजिबिलिटी टेस्ट, चाहे सीटेट का हो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, चाहे यूपी टेट हो उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, चाहे बिहार शिक्षक भर्ती हो, चाहे अदर कोई टीचिंग एग्जाम हो, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ऑप्शन ए है अंतः व्यक्तित्व इंट्रापर्सनल, ऑप्शन बी है प्राकृतिक नेचुरलिस्टिक, ऑप्शन सी है सांवेगिक इमोशनल, ऑप्शन डी है अस्तित्वकारी एक्सटेंटिकल। तो बताइए कि बहुआयामी बुद्धिमत्ताओं के गार्डनर के सिद्धांत में कौन सी बुद्धिमत्ता सम्मिलित नहीं है? नहीं पूछा है। जैसे आपको पता है कि जो हार्वर्ड गार्डनर थे उन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि दी है और इनकी एक पुस्तक भी है फ्रेम्स ऑफ माइंड। ठीक है, फ्रेम्स ऑफ माइंड है, उन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात की है गार्डनर ने। तो इसमें से उनके 8 प्रकार की बुद्धि में कौन सी बुद्धि नहीं है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी इमोशनल यानी कि संवेगिक। क्योंकि हमने देखा था कि अंतः व्यक्तित्व या इंट्रापर्सनल इनकी बुद्धि थी, नेचुरलिस्टिक प्राकृतिक भी थी, एक्सटेंस्टिकल अस्तित्वकारी भी थी, लेकिन इन्होंने किसी कभी भी इमोशनल यानी संवेगिक बुद्धि की बात नहीं की है। और हमसे पूछा भी यही था कि कौन सी नहीं है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारी एक्सप्लेनेशन भी कह रही है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका मैं डालती भी रहूँगी इस तरह के शॉर्ट्स, तो वो भी देखा कीजिए। हमारी व्याख्या कह रही है कि हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत का प्रस्ताव है कि लोग उस संपूर्ण बुद्धि के साथ पैदा नहीं होते हैं जो उनके पास कभी भी होगी। इसमें 8 प्रकार की बुद्धि शामिल है, जैसे कि भाषाई बुद्धि होती है, तार्किक गणितीय बुद्धि होती है, संगीतिक बुद्धि होती है, शारीरिक गतिक बुद्धि होती है, अंतः व्यक्तित्व बुद्धि होती है, अंतः व्यक्तित्व बुद्धि होती है, स्थानिक बुद्धि होती है और प्राकृतिक बुद्धि होती है। अतः हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा प्रस्तावित 8 प्रकार की बुद्धि में संवेगिक बुद्धि शामिल नहीं है। तो कौन कौन सी है, बस इतना याद रखो। भाषा की है, हमारे पास जो भाषा यानी लैंग्वेज वाली बुद्धि होगी वो होगी हमारे पास भाषा की बुद्धि है। तर्क करने की हमारे पास है, मैथमेटिक्स में तर्क कर सकते हैं वो बुद्धि है। संगीत की बुद्धि होती है म्यूजिकल वाली, शरीर वाली बुद्धि होती है। ठीक है, अंतः व्यक्तित्व भी होती है और अंतरा व्यक्तित्व भी होती है, स्थानिक भी होती है और प्राकृतिक भी होती है। ठीक है, 8 प्रकार की हमारे पास बुद्धि होती है। नेक्स्ट है कि क्रिएटिविटी इज एसोसिएटेड विद विच काइंड ऑफ थिंकिंग, यानी कि रचनात्मकता चिंतन के कौन से प्रकार से संबंधित है? ऑप्शन ए है अत्यधिक चिंतन यानी ओवर थिंकिंग से, ऑप्शन बी है अधिचिंतन यानी कि मेटा थिंकिंग से, ऑप्शन सी है
विमर्शी चिंतन यानी कि रिफ्लेक्टिव थिंकिंग से, और ऑप्शन डी है अपसारी चिंतन यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग से। तो बताइए सही आंसर हो जाएगा टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अपसारी चिंतन यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग से। ठीक है, रचनात्मकता की बात करें तो चिंतन के कौन से प्रकार से संबंधित है, तो ये अपसारी चिंतन से संबंधित है। हमारे एक्सप्लेनेशंस भी हैं कि रचनात्मकता चिंतन के अपसारी चिंतन से संबंधित है। रचनात्मकता व्यक्ति की वह योग्यता है जिसके द्वारा वे उन वस्तुओं या फिर विचारों का उत्पादन करता है जो अनिवार्य रूप से नए होते हैं, जिन्हें वे व्यक्ति पहले से ना जानता हो। चिंतन तभी प्रभावी होता है जब विषय के बारे में पूरी तरह से ज्ञान होता है। रचनात्मकता क्या होती है? ये चिंतन के जो अपसारी चिंतन है उससे रिलेटेड होती है। ये वे योग्यता है जिसके द्वारा उन वस्तुओं और विचारों का उत्पादन करते हैं जिन्हें हम अनिवार्य रूप से, जो हमारे लिए नए होते हैं, जिन्हें पहले से नहीं जानते हैं। चिंतन तभी प्रभावशाली होता है जिसके बारे में हमें पूरी तरह से क्या हो, ज्ञान हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द टर्म मेंटल रिटार्डेशन इज रिप्लेस्ड विद विच टर्म, यानी कि मानसिक विमंदित पद को किस पद के साथ प्रतिस्थापित किया गया। ऑप्शन ए है बौद्धिक अयोग्यता, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। ऑप्शन बी है मानसिक कमजोरी, मेंटल वीकनेस। ऑप्शन सी है बौद्धिक पिछड़ापन, इंटेलेक्चुअल बैकवर्डनेस। और ऑप्शन डी है बौद्धिक प्रतिकूलता, इंटेलेक्चुअल डिसएडवांटेज। तो बताइए इसमें से मानसिक विमंदित पद को किस पद के साथ हमने प्रतिस्थापित किया है। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5। ऑप्शन ए बौद्धिक अयोग्यता। ठीक है, इंटेलेक्चुअल डिसएबिलिटी जो मानसिक विमंदित पद होता है, जिसे हम मेंटल रिटार्डेशन कहते हैं, उसको हमने बौद्धिक अयोग्यता के साथ क्या किया है, प्रतिस्थापित किया है। एक्सप्लेनेशन भी है कि मानसिक विमंदित पद को बौद्धिक अयोग्यता पद के साथ प्रतिस्थापित किया गया। मानसिक विमंदित बाल्यावस्था में शुरू होने वाली कार्यप्रणाली की स्थिति होती है जो कि बौद्धिक और अनुकूली कौशल में सीमाओं की क्या होती है, विशेषता। इस अयोग्यता से ग्रस्त व्यक्ति होता है वो बहुत धीरे धीरे सीखता है। जो भी इस व्यक्ति को होता है वो व्यक्ति कैसे सीखेगा, बहुत धीरे धीरे। अन्य क्षेत्र जैसे कि ध्यान, अल्पकालिक स्मृति, योजना और भाषा में भी कठिनाई को प्रदर्शित करता है। मानसिक विमंदित शब्द को अक्टूबर 2010 में रोजा के नियम द्वारा बौद्धिक अक्षमता, बौद्धिक अयोग्यता शब्द से प्रतिस्थापित किया गया था। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर द थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स ऑफ पर्सनैलिटी, यानी कि व्यक्तित्व की सैद्धांतिक अवधारणा के लिए कौन सा सत्य नहीं है। याद रखना क्या पूछा है, व्यक्तित्व की सैद्धांतिक अवधारणा के लिए और कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए है स्टेबल यानी कि स्थिर, ऑप्शन बी है नॉर्मल सामान्य, ऑप्शन सी है एंड्यूरिंग स्थायी, ऑप्शन डी है यूनिक अनूठा। तो बताइए कि व्यक्तित्व की सैद्धांतिक अवधारणा के लिए कौन सा नहीं है। गलत पूछा है हमसे। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नॉर्मल यानी कि सामान्य। हमारे एक्सप्लेनेशंस भी है कि व्यक्तित्व की सैद्धांतिक अवधारणा के लिए सामान्य सत्य नहीं है। व्यक्तित्व की सैद्धांतिक विशेषताएं स्थिर, स्थायी और अनूठी होती हैं। व्यक्तित्व क्या है, व्यक्ति के भीतर उन मनोभौतिक प्रणालियों का गतिशील संगठन है जो उसके पर्यावरण के लिए उसके अद्वितीय समायोजन को क्या करता है, निर्धारित करता है। नेक्स्ट है कि लर्निंग डिसएबिलिटीज रिलेटेड टू रिगार्डिंग इज टर्म्ड एज, यानी पढ़ने से संबंधित जो अधिगम अक्षमता होती है उसको हम डेस कहा जाता है। ऑप्शन ए है डिसकैलकुलिया, ऑप्शन बी है डिसलेक्सिया, ऑप्शन सी है डिस्ग्राफिया, ऑप्शन डी है डिस्थामिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है और अब तो बहुत ज़्यादा इजी भी हो गया क्योंकि बहुत बार बता चुके हैं। डिसकैलकुलिया जो होती है वो कैसे होती है, मैथमेटिक्स से संबंधित। डिस्ग्राफिया जो होती है, ग्राफ मतलब आपको पता ही होगा, मैंने आपको बताया था, ग्राफ मतलब लिखना वगैरह कुछ होता है उससे होती है। स्थाइयाँ भी आपकी उसी से होती है। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, बहुत ही फेमस एग्जाम्पल भी कई बार हम आपको दे चुके हैं। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डिसलेक्सिया।
ठीक है। इसने हमसे पूछा है कि पढ़ने से संबंधित जो अधिगम है वो डिसलेक्सिया में होता है, जैसे कि वही तारे जमीन पर मूरी जो ईशानावस्थी था उसे डिसलेक्सिया था। ठीक है, पढ़ने से संबंधित होती है। वही डिस्कैलकुलस मैथमेटिक्स से संबंधित होती है, मतलब उस व्यक्ति को अच्छे से क्या नहीं दिखाई देता, जो होता है वो मैथमेटिक्स अच्छे से नहीं कर पाता, जिसे डिस्कैलकुलिया होता है। लेकिन हमसे पूछा था पढ़ने से, तो डिसलेक्सिया सही है। डिसलेक्सिया सामान्य अधिगम अक्षमता जो पढ़ने में समस्याओं से संबंधित है, क्योंकि यह शिक्षार्थियों को अक्षर और जो शब्द होते हैं उनको पढ़ने में, उनकी व्याख्या करने में और समझने में कैसे बनाता है असमर्थ। साथ ही वर्णमाला के समान आकार और ध्वनियों के साथ भी ये क्या करता है, भ्रमित करती है। साथ ही भाषण ध्वनियों को अक्षरों और शब्दों के साथ पहचानने और संबंधित करने में भी भ्रम को पैदा करती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो डिसलेक्सिया है ये पढ़ने से संबंधित अधिगम अक्षमता से हमारा रिलेटेड है। नेक्स्ट है कि चिल्ड्रन who are deprived of minimum basic facilities are classified as न्यूनतम आधारभूत सुविधाओं से वंचित बालकों को निम्न रूप में वर्गीकृत करते हैं। यानी कि वे बालक जिनके पास न्यूनतम आधारभूत सुविधाएं भी नहीं है, उनसे भी वो वंचित है, उन्हें हम किस में रखेंगे? ऑप्शन ए अपराधी बालक कहेंगे, दूसरा है विशिष्ट बालक कहेंगे स्पेशल चिल्ड्रन, थर्ड है कि प्रतिकूल परिस्थितिग्रस्त बालक कहेंगे डिसएडवांटेज्ड चिल्ड्रन, और चौथा कहेंगे बैकवर्ड चिल्ड्रन पिछड़े बालक। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5। ऑप्शन सी प्रतिकूल परिस्थितिग्रस्त बालक यानी डिसएडवांटेज चिल्ड्रन। न्यूनतम आधारभूत सुविधाएं भी जिन बेचारे बच्चों को नहीं मिली, उनसे भी वे बालक वंचित हैं, तो उन्हें हम प्रतिकूल परिस्थितिग्रस्त बालक ही कहेंगे। हमारी एक्सप्लेनेशंस भी है कि वंचित या प्रतिकूल परिस्थितिग्रस्त यानी वंचित शब्द का प्रयोग आर्थिक, सामाजिक या भौगोलिक रूप से जो पिछड़े लोग होते हैं, वंचित वर्ग को संदर्भित करने के लिए करते हैं। प्रतिकूल परिस्थितिग्रस्त बालक पृष्ठभूमि, प्रतिकूल परिस्थितिग्रस्त पृष्ठभूमि न केवल कम आय को संदर्भित करती है, बल्कि निम्न शैक्षिक उपलब्धि, गरीबी, खराब उनके स्वास्थ्य और वित्तीय अनिश्चितता को भी क्या करती है, शामिल करती है। ठीक है, इसमें क्या आता है हमारा, इसमें प्रतिकूल परिस्थिति में इसमें शैक्षिक उपलब्धि, गरीबी, खराब स्वास्थ्य और वित्तीय असुरक्षा वगैरह आती है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कुसमायोजन का एक व्यवहारिक लक्षण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बिहेवियरल सिम्पटोम ऑफ मैलएडजस्टमेंट? ऑप्शन ए है आक्रामकता एग्रेशन, ऑप्शन बी है एनेक्सिटी चिंता, ऑप्शन सी है इनसिक्योरिटी असुरक्षा, ऑप्शन डी है उदासीनता एम्फैटी। तो बताइए कि कुसमायोजन का एक व्यवहारिक लक्षण क्या है? टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अग्रेशन आक्रामकता। ठीक है, कुसमायोजन का एक व्यवहारिक लक्षण है। हमारी एक्सप्लेनेशन भी है कि आक्रामकता कुसमायोजन का एक व्यवहारात्मक लक्षण है। शोध किया है तो उससे मालूम चला है कि बचपन और किशोर अवस्था में आक्रामकता से युवा अवस्था में असंतुलन का क्या बना रहता है, खतरा। आक्रामकता मनोवैज्ञानिक असंतुलन के जो अन्य उपक्षेत्र होते हैं उनसे जुड़ा हुआ है, जैसे कि क्रोध, शत्रुता आदि। आक्रामकता क्या होती है? आक्रामकता एक ऐसा व्यवहार है जिसका उद्देश्य किसी अन्य व्यक्ति या फिर लोगों को नुकसान पहुंचाना होता है। इसे कार्यों, कठोर शब्दों, आलोचना या शत्रुतापूर्ण भावनाओं के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम कैसे प्रदर्शित करते हैं? कार्यों, कठोर शब्दों, आलोचना या शत्रुतापूर्ण भावनाओं के माध्यम से। नेक्स्ट है हमारा कि विच मेथड इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, यानी कि विशेष आवश्यकताओं वाले बालकों के साथ कौन सी विधि प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है? हमसे पूछा है कि विशेष आवश्यकता वाले बालकों के साथ विधि पूछिए जो प्रत्यक्ष रूप से रिलेटेड नहीं है। ऑप्शन ए है कि पाठ्यक्रम का विभिन्नीकरण, डाइवर्सिटी ऑफ करिकुलम, ऑप्शन बी है खेलकूद व अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स एंड एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़,
ऑप्शन सी है भिन्न शिक्षण विधियाँ, डिफरेंट टीचिंग मेथड्स। और ऑप्शन डी है विशेष गतिविधियों के लिए प्रशिक्षण, यानी कि ट्रेनिंग फॉर स्पेशल एक्टिविटीज़। तो बताइए कौन सी विधि प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए। तो विशेष गतिविधियों के लिए प्रशिक्षण, भिन्न शिक्षण विधियाँ, खेलकूद व अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियों का विकास और पाठ्यक्रम का विभिन्नीकरण। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5। ऑप्शन बी खेलकूद व अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियों का विकास। ठीक है, हमारे एक्सप्लेनेशन भी है कि विशेष आवश्यकता वाले बालकों के साथ खेलकूद व अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियों का विकास संबंधित नहीं है, क्योंकि ये विधि विशेष आवश्यकता वाले बालकों से प्रत्यक्ष नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित होती है। होती क्या है, वे बच्चे जिन्हें सामान्य बच्चों की तुलना में ज़्यादा देखभाल की, ध्यान की और सुविधा की ज़रूरत होती है, उन्हें हम कहते हैं विशेष आवश्यकता वाले बालक। नेक्स्ट है कि इवान पावलोव द्वारा प्रतिपादित शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत अधिगम को निम्न के द्वारा समझाता है। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी प्रोपाउंडेड बाय इवान पावलोव एक्सप्लेन्स लर्निंग बाय। ऑप्शन ए है रेनफोर्समेंट पुनर्वलन, ऑप्शन बी है एसोसिएशन साहचर्य, ऑप्शन सी है इमिटेशन अनुकरण और ऑप्शन डी है इंसाइट। सही आंसर हमारा है टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5। ऑप्शन बी साहचर्य। इवान पावलोव द्वारा प्रतिपादित शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत अधिगम को साहचर्य के द्वारा समझाता है। हमारे एक्सप्लेनेशन भी है कि इवान पावलोव द्वारा प्रतिपादित शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत अधिगम को साहचर्य के द्वारा समझाता है। इस सिद्धांत के मुताबिक हम विभिन्न उद्दीपकों के बीच संबंध और साहचर्य बनाकर सीखते हैं। ये सिद्धांत सहचार्य और प्रतिस्थापन के सिद्धांत पर आधारित है और इस सिद्धांत में अधिगम के विषय में हमेशा किसी न किसी तरह की स्वचालित, अनैच्छिक या प्रतिक्रियात्मक प्रतिक्रियाएं होती हैं। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा रीट का CDP का प्रीवियस ईयर का पेपर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का। इससे टोटल 30 क्वेश्चंस पूछता है। आई होप आपको पसंद आए होंगे और समझ में आए होंगे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आज हमने 15 क्वेश्चंस की बात की, कल हम 15 क्वेश्चंस लेकर आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।